नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर पर। आज हमारे साथ हैं जितेंद्र जी और जितेंद्र जी अपनी जर्नी साझा करेंगे हम सभी के साथ में। जितेंद्र जी अपनी पूरी जर्नी बताएंगे कि एक ये छोटे से किसान परिवार से लेके इन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी जो आज ये आरआरबी पीओ बन पाए हैं। तो जितेंद्र जी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। जी थैंक यू सर। जैसे मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं अलीगढ़ के पास एक गांव से ही हूँ और अभी मैं बड़ौदा यूपी बैंक में एज अ पीओ वर्क कर रहा हूँ। परफेक्ट। तो जितेंद्र जी, एक सबसे बड़ी दिक्कत जैसे बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है बच्चा, तो उससे पहले जब जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने उसके बाद में भी कोई आपकी स्टडी रही, लेकिन उससे पहले कि बच्चा एक कंफ्यूजन ये रहती है कि आखिर हम किस एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी में जाएं, बैंकिंग में जाएं, रेलवे में जाएं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं और उस टाइम पे हो सकता है कि आपके साथ में भी ये चीज हुई होगी। तो आपने उस चीज को कैसे उस कंडीशन से बाहर निकले और सीधा आपने फिर बैंक फोकस कैसे किया एक बार? जी जैसे कि मुझे स्कूल डेज से ही घर वालों ने प्रेरित कर रखा था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, ठीक, कुछ और नहीं करना है। तो शुरुआत से वही एम था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। तो जैसे कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था मेरा, तो फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे लगा कि अभी नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट वाला, तो प्राइवेट जॉब की तरफ मैं चला गया। जैसे एज यूजुअल सभी लोग मैक्सिमम लोग कर पाते हैं, चला गया। कुछ दिन मैंने जॉब की, उसके बाद फिर मन नहीं लगा, फिर मैं वापस घर, फिर मैंने प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे जैसे आप बता रहे थे अभी कि मल्टी वैकेंसीज आती हैं, लेखपाल भी आया, एसएससी, स्टेट भर्तियाँ भी आती हैं, बैंकिंग भी आती। तो मैंने मैक्सिमम एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए, तो कुछ रिजल्ट मुझे मिला नहीं उसमें। ठीक है। तो फिर जैसे कि बैंकिंग का मैंने फिर देखा, पढ़ा उनके बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी का अलग अलग ड्यूरेशंस देखी, किस ड्यूरेशन में कौन सा जॉब क्लियर हो रही है, एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं। तो बैंकिंग एग्ज़ाम सबसे जल्दी मुझे लगा कि हाँ ये बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो कम समय में ज्वाइनिंग दे सकती है। बस ओके, उसी के साथ मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, केवल बैंक की बस फोकस। तो मतलब आपने एसएससी का भी फॉर्म फिल किया, रेलवे का भी जी, किया, जी। यूपी के जो और एग्जाम्स होते हैं लाइक लेखपाल या फिर और जो वैकेंसियां होती हैं वो भी आपने फॉर्म फिल किए और लास्ट में आपने एनालाइज किया कि बैंकिंग इज द बेस्ट, बैंकिंग सेक्टर जो है वो बेस्ट है कि बहुत कम टाइम में ये वैकेंसी को कंप्लीट कराता है, ज्वाइनिंग भी जल्दी देता है। परफेक्ट। तो जितेंद्र जी, जैसे मेरी आपके टच में मैं काफी दिनों से हूँ, तो आपने अपनी फैमिली कंडीशंस भी मेरे साथ में साझा करी थी कि आप एक पुअर फैमिली से, तो एक बार मुझे अपने फैमिली का बैकग्राउंड बताओ और उसको आपने कैसे टैकल किया, कैसे आप उसे बाहर निकल पाए कि जैसे आपने बताया एक छोटी सी फैमिली और पापा खेती करते हैं छोटी सी, तो उसको आपने कैसे टैकल किया और तैयारी आपने कैसे करी और आपकी आगे स्ट्रेटजी क्या रही? जैसे कि मैंने अभी बताया था कि किसान परिवार से अब मैं बिलोंग कर रहा हूँ, तो उतनी ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, केवल उसी के सहारे हम लोग अपने गुजारा कर सकें या किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे घर में मैं हूँ, भाई है, सिस्टर्स भी हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी हो गई उनकी मैरिज को लेके, ब्रदर है, मेरा है। तो थोड़ी सी ज़मीन में सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं, तो किसी न किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। तो जैसे ग्रेजुएशन के बाद मैं गया प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिनों तक जॉब किया, तो मैंने एनालाइज किया कि इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तब तक मेरे पास नहीं थी। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो जॉब करूँगा तो मैं गवर्नमेंट ही करूँगा। एम क्लियर नहीं था कि बैंकिंग में ही जाना है, बाद में मेरा एम सेट किया मैंने कि हाँ बैंकिंग ही करनी है। जैसे वीडियो ऑनलाइन देखे, इंटरव्यूज़ देखे, तो इंडस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट आने लगा सबसे ज़्यादा बैंकिंग में। बस जो जैसे ज़मीन के बारे में बताया, बहुत कम ज़मीन थी, उससे कुछ अर्निंग सोर्स ज़्यादा नहीं था और फिर भी आपने एक बैंकिंग की तैयारी करी और आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो रिसोर्सेज उतने नहीं थे, तो आपने यूट्यूब वगैरह से स्टार्ट किया। ठीक। हाँ। तो
आपकी एक, जैसे कोई भी एक बच्चा जैसे एक प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहा है, तो वो किस तरीके से, जैसे जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी थी तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, या फिर अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो किस स्ट्रेटजी को फॉलो करे आपके मुताबिक, या फिर आपकी स्ट्रेटजी जो रही है, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही वो आप एक बार बताइए, एक बार सारे सब्जेक्ट्स को लेके कि आपकी क्या स्ट्रेटजी थी। जैसा कि स्टार्टिंग मैंने सभी बच्चों को देखते हुए, जैसे एसएससी मल्टी, मैंने अभी बताया था मैं सभी को लेके एक साथ चल रहा था। ठीक है। तो मैंने पहले महीने हिस्ट्री, 1-2 महीना मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इन्हीं में निकल गया। तो पर्टिकुलर कोई फोकस ही नहीं था कि मुझे ये करना है ये करना है, मतलब कुछ गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर मेरे पास। तो गाइडेंस के लिए मैंने ऑनलाइन वीडियो देखना स्टार्ट किया। किसी ने बताया कि हाँ यहाँ पे आपको सोर्सेस मिल सकती हैं, ऑनलाइन वीडियो देखी गाइडेंस के लिए, तो काफ़ी कुछ उनसे मैंने सीखा। तो मैंने ठीक से एनालाइज किया कि सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या क्या करना है, कैसे करने से आप जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उसी तरीके से जैसे मैंने उन्हें फिर थोड़ा थोड़ा समय सभी को देने लगा। तो जैसे जैसे ही मैंने फोकस किया बैंकिंग की तरफ, तो बैंकिंग में जैसे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जैसे रीजनिंग पार्ट में आपका पजल्स हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, डायरेक्शंस। तो मैथ में हो गया आपके डीआई के लिए आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्चुअल वेज। और जीए के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स करंट अफेयर्स आपका स्टडी क्लियर होना चाहिए। हिंदी के लिए आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए आपकी रीडिंग प्लस ग्रामर। तो मैं, जैसे मेरा बैकग्राउंड हिंदी से है, तो हिंदी की ग्रामर में मुझे उतनी परेशानी नहीं होती थी। हिंदी मीडियम के होने के नाते इंग्लिश के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ओके, तो आपने जो पीओ किया है वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने हिंदी से किया। Yes. और जिसमें आपने क्वांट, रीजनिंग और ये सब बताई, तो आपको आप जैसे आप जब प्रिपरेशन आपने बैंकिंग की प्रॉपर स्टार्ट कर दी, तो आप क्वांट को कितना टाइम देते थे, रीजनिंग को कितना टाइम देते थे, जीए को कितना देते थे, या फिर आप जो अगला सब्जेक्ट है, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, उसको कितना टाइम आप दे रहे थे? आपने हिंदी चूज किया, इंग्लिश तो किया नहीं, तो बाकी आप प्रिपरेशन में कितना टाइम दे रहे थे? मतलब एक पर डे का आपका शेड्यूल क्या था कि कितने घंटे पढ़ते थे वो चीज? वो स्टार्टिंग में मेरे लिए ये था कि मुझे केवल बेसिक्स पे काम करना है पहले। जैसे मैंने ऑनलाइन वीडियोस में मैंने अभी गाइडेंस ली, कुछ सीखा, सक्सेस स्टोरीज देखी, क्या क्या करना है। तो जैसे मैंने किया कि बेसिक्स मुझे पहले क्लियर करने हैं। ठीक है। तो बेसिक्स पे मैंने काम किया। तो कुछ आर्ट्स कुछ डिसाइड नहीं थे मेरे। जैसे मैंने बुक्स ली, शुरुआत मेरी बुक्स से ही थी। मैंने ये देखा कॉन्सेप्चुअल, तो जैसे मैथ उठाया, तो मैथ हो सकता है मैं पूरे दिन मैथ ही पढ़ा। अच्छा। होल डेज। एक दिन जैसे मैंने रीजनिंग पढ़ी, तो पूरे दिन मैंने पजल्स ही लगाई हैं। और रही करंट अफेयर्स की बात, बैंकिंग की बात, तो मैं पर डे उनको सबसे पहले वही करता था। एक घंटा 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता था पहले, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, बैंकिंग, फिर उसके बाद कुछ करता था। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो बैंकिंग की प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी, तो आपने सब्जेक्ट को पर्टिकुलर डिवाइड नहीं किया कि 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है। ये चीज़ एक बहुत अच्छी निकल के आती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको टाइम टेबल। जितेंद्र जी का कहना है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा एक सब्जेक्ट उठाया और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करे। जैसे इनका मन किया क्वांट पढ़ने का, तो क्वांट के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और अगर अगले दिन रीजनिंग का मन है तो रीजनिंग किया। तो एक जितेंद्र जी, एक सवाल बहुत बच्चों का रहता है कि क्वांट बहुत ज़्यादा टफ होता है और किसी का क्वांट बहुत इंटरेस्ट आता है, तो मतलब आपका इन चारों में से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट था? जैसे एज यूजुअल मैक्सिमम बैंकिंग एस्पिरेंट का होता है कि रीजनिंग सबको पसंद होती है। अच्छा। मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं सभी लोग। जैसे बैकग्राउंड वो आ जाता है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड है, और मैथ्स बैकग्राउंड है किसी का, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। फिर भी आती हैं, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है और जो आप एग्ज़ाम में करने जा रहे हैं वो एकदम अलग होता है। बैंकिंग का जो मैथ है वो केवल अर्थमेटिक बेस्ड है, और वो जो आप पढ़ के आ रहे हैं उसमें आप सब पढ़ के आ रहे हैं। अर्थमेटिक जो प्रॉपर पढ़ते हैं आप 10th तक मुश्किल से पढ़ पाते हैं प्रॉपर अर्थमेटिक। उसके बाद आप फंस जाते हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, ऐसे फंस जाते हैं। तो मतलब जितेंद्र जी कह रहे हैं कि इनका रीजनिंग जो है बहुत अच्छी कमांड थी रीजनिंग पे, और जीए के लिए डेली करंट अफेयर्स और वो सारी चीजें करते थे। वो सर मेरा रीजनिंग प्लस जीए दोनों ही मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। परफेक्ट। तो मैंने फुल स्कोर मार्क्स किए हैं सर 2 बार। अच्छा, जीए में फुल स्कोर मार्क्स किए, क्या बात है, बहुत शानदार।
तो आपकी जैसे क्वांट आपका इतना अच्छा नहीं था जी। तो आपकी स्ट्रेटजी क्वांट को लेके क्या रही? नहीं, क्वांट जैसे अब मैंने बताया कि मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए चला गया, तो पढ़ाई से एकदम हट ही गया मैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्वांट पे फिर से मेहनत करनी है, तो बेसिक्स उठाए, तो मन ही नहीं लगता था एकदम पढ़ने के लिए, मन ही नहीं कर रहा है। तो एक एक करके जैसे जिसमें मन लग रहा है वही चैप्टर उठा लिया। जैसे टाइम एंड वर्क मुझे छोटे छोटे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो उन्हीं को मैंने स्टार्ट किया। फिर उनके जैसे इंटरेस्ट आने लगा तो मैं बड़े क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ। परफेक्ट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप DI ज़्यादा डायरेक्ट सॉल्व करो कि आप जा रहे हैं अपर लेवल पे जा रहे हैं, आप बेसिक्स पे जाइए, और बेसिक्स पे भी आप बेसिक्स के बेसिक्स पे जाइए। जैसे A+B, 1+2, 2+3, आप अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप कीजिए अपने अंदर। जितेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि इंटरेस्ट इनको क्वांट में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट इन्होंने कैसे जनरेट किया उसमें कि इन्होंने अपने जो इजी टॉपिक्स थे क्वांट के अंदर उनको उठाया, उनको किया और उनसे इंटरेस्ट धीरे धीरे लेते गए, धीरे इजी क्वेश्चंस किए और उसके बाद में ये टफ की तरफ जैसे DI की तरफ आप मूव किए। अच्छा, DI के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो एक बच्चे के अंदर DI का ये रहता है कि DI बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, DI बहुत आती है। नहीं सर। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी था कि आपने DI दिन में कितनी करते थे, क्या करते थे? जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटजी एकदम अलग रहती थी। जब DI कितनी करता था कोई काउंटिंग नहीं है। जैसे कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो DI करने में आपको निश्चित ही आपको इंटरेस्ट आने वाला है, कुछ भी उठा लीजिए आप। जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको हेडेक कर देते हैं, जैसे स्टार्टिंग में वही उठा लेते हैं आप, तो फिर आपका पढ़ने का एकदम मन नहीं करेगा। जैसे मैं उठाता था तो टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर उठाए, मुझे इंटरेस्ट लगा तो मैं DI की उसकी DI लगा ली। प्लस जैसे जिसमें इंटरेस्ट हो DI में पूरे दिन DI लगाया, पूरे दिन पजल्स मैंने एक एक बुक एक दिन में ख़त्म कर दी। अच्छा, परफेक्ट। मतलब जो सीधी सी बात यह है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है आपको वही चीज़ करनी है। जितेंद्र जी की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और जितेंद्र जी ने ये भी बताया कि क्वांट के लिए इन्होंने क्या किया। क्वांट का बहुत ज़्यादा बच्चों को रहता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्वांट को लेके, इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, क्वांट थोड़ा सा उन्हें टफ लगता है या फिर वो इतना उससे फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं क्वांट से। तो उसके लिए जितेंद्र जी ने आपको बताया कि आप एक काम करें, आप बेसिक्स उठाएं, इजी क्वेश्चंस करें, अपना इंटरेस्ट डेवलप करें और फिर उसके बाद में आगे चलें। तो DI को लेके भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, तो जितेंद्र जी का कहना था कि DI को लिए एक दिन पूरा बैठ गए तो पूरे दिन में DI खत्म कर। वो है आपके अंदर, आप एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहे हैं कि हाँ किसी प्रकार की DI आएगी मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ एग्जाम में जाकर। एक्चुअली मैंने ऐसा नहीं है कि 0 to हीरो, ऐसा नहीं बोलेंगे, हीरो तो कोई नहीं होता है मेरी निगाह में। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की 0 से, तो मोर देन 5 टाइम्स मैंने प्रीलिम में फुल मार्क्स स्कोर किए मैथ्स में। परफेक्ट। मतलब इंटरेस्ट नहीं था उसके बावजूद भी प्रीलिम्स में 5 बार इन्होंने फुल मार्क्स जो है लिए हैं। क्या बात है क्वांट के अंदर। तो इसके बाद में अगर जितेंद्र जी हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? रीजनिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट था तो आपकी उसके लिए स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी यही थी कि जो अच्छा लग रहा, तो रीजनिंग में तो मुझे सभी अच्छे लगते थे। अच्छा। जैसे पजल्स हैं तो ऐसा नहीं है कि पजल्स एकदम आप एक ही बार में 2 मिनट में या 5 मिनट में या 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है एक पजल्स आपकी आधा घंटा ले ले, 1 घंटा भी ले सकती है। तो उसको ठीक से समझिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और आप कहाँ से उस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रीड करिए उसको ठीक से, रीड करने के बाद तब उसको एनालाइज करिए कि हाँ आप स्टार्ट कहाँ से करनी है आपको, तो आपका वो टाइम बचाएगी, निश्चित ही टाइम बचाएगी। आप ये मत देखिए कि आप पढ़ रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आपका टाइम बच रहा है, बचाएगी कहीं ना कहीं वजह से। परफेक्ट। तो जितेंद्र जी एक ये भी होता है कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट रीजनिंग में, वैसे तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स का ज़्यादातर का रहता है, तो ऐसा इसमें कुछ ऐसे कुछ खास टॉपिक्स हैं कि जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, बच्चे जिस पे ज़्यादा फोकस करें, तो ऐसा कुछ आपने पर्सनल कभी ऑब्जर्व किया, ऐसा कुछ कभी अप्लाई किया अपने ऊपर? हाँ, वो मैं एक ही चीज़ देखी, जैसे प्रीलिम में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीलिम में 4 से 5 पजल आपको निश्चित मिलनी है। अगर मेंस देने जा रहे हैं तो मेंस में भी आपको 6 to 8 पजल आपको मिलनी है। तो पजल्स पे मेन फोकस आपका पजल्स पे रहना चाहिए
और मिसलेनियस जैसे आपका डायरेक्शंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह प्रीलिम में देख सकते हैं, मेंस में बहुत कमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं करना है, सभी करना है, लेकिन फोकस्ड ऑन पजल पे फोकस, मतलब पजल्स का नंबर ऑफ वेटेज ज़्यादा रहेगा। यस। ठीक है, परफेक्ट। तो इसके बाद में अगर हम चलें, जैसे एक पीओ में जब भी हम आरआरबी की बात करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स की बात करते हैं, ग्रामीण जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो इनमें बात की जाती है जो इंग्लिश और हिंदी, इसमें ऑप्शन होता है कि एक सब्जेक्ट आप चूज करें। तो आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपने हिंदी चूज किया क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही हिंदी का था और आपके लिए थोड़ा सा आप उससे रिलेट कर पा रहे थे अपने आप को। इंग्लिश आपके लिए दिक्कत आ रही, तो हिंदी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? जो बाकी के बच्चे हैं कि वो किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, कि वो अगर हिंदी चूज करें तो क्यों करें और उनकी स्ट्रेटजी क्या रहे उस चीज़ को लेकर? जैसे हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। पेपर के अगर पैटर्न लिया जाए तो इंग्लिश में भी वही पैटर्न है और हिंदी का भी सेम वही पैटर्न है। बस थिंकिंग के ऊपर आप कितना अच्छे तरीके से किस लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। जैसे इंग्लिश में भी आप देखेंगे पैसेज आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, प्लस रीअरेंजमेंट आएंगे आपके लिए, प्लस आपके लिए एरर्स आएंगे। सेम वही हिंदी में आता है, सेम पैटर्न है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपकी रीडिंग किस में अच्छी है उसी पे फोकस करना है। ओके, आपकी रीडिंग पे। तो हिंदी में जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम बात करें कि कहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, किस कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर पैसेज कितने रहते हैं, क्या रहते हैं, एक बार बताना चाहिए। हाँ, हिंदी में जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस सबको पता ही है कि 40 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस में। तो इसमें नंबर ऑफ वेटेज क्लोज टेस्ट प्लस उसको जोड़ दिया जाए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, तो 25 मार्क्स तक चला जाता है वो। ओके, 25 to 27, 28 तक चला जाता है। एक पैसेज आएगा, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स वो मैटर करता है। मैक्सिमम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके मार्क्स आएंगे 14-15 मार्क्स। तो इसमें लेवल, जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदी का, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा बच्चे से जब आरआरबी का एग्ज़ाम देते हैं, बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में हिंदी का रोल नहीं रहता है, केवल आरआरबी आपको ऑप्शन देता है कि आप आरआरबी में हिंदी को चूज़ कर सकते हो। तो हिंदी में आपका क्या है, मॉडरेट लेवल रहता है, इजी लेवल रहता है, क्या रहता है? वो एग्जामिनर के ऊपर है कि आपको हिंदी थोड़ा इजी दे दे, बाकी सब सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट टफ कर दे, यानी मॉडरेट दे दे, या किसी को टफ लेवल पर लेके जाए, और कोई इजी भी रहता है, तो वो बैलेंस करके रहता है। अगर आपका एक पार्ट इजी आ रहा है तो आपको निश्चित ही दूसरा टफ या हार्ड मॉडरेट लेवल पे पेपर मिलने वाला है। ओके, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मेंस में अगर आप लोग जा रहे हैं तो मेंस में प्रिपेयर करिए, मान रखो कि आप हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। मॉडरेट आपको पेपर आना ही आना है, इजी मेंस में नहीं रहेगा। बैंकिंग का जैसे अभी चल रहा है पैटर्न के, आपको प्रीलिम बहुत ज़्यादा इजी कर दिए और मेंस में मॉडरेट टू हार्ड। ओके, तो इसके बाद में हम अगर आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट जीए है, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस को लेके आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, आपने कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करी? और एक रहता है कि बच्चा जब बैंकिंग की प्रिपरेशन करता है तो वो ये सोचता है कि जो जीए है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन है या उसमें करंट अफेयर्स है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्री को देने के बाद में उसकी तैयारी करेंगे। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी कि आपने प्री से पहले ही स्टार्ट कर दिया था डेली करना, या फिर प्री के बाद में आपने जब प्री क्वालिफाई हो गया उसके बाद स्टार्ट किया? नहीं, मेरा तो हमेशा से इंटरेस्ट रीडिंग में रहा है, तो मैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैं ये समझ लीजिए कि हमेशा करंट अफेयर्स देखता ही हूँ। इवन अभी भी देखता हूँ, जॉब के बाद भी पर डे ऐप्स खोलूँगा और करंट अफेयर्स मुझे पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर पढ़ना ही है पर डे। ओके, और रही स्ट्रेटजी की बात, तो जीए में मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में थोड़ा सा ब्रीफ वो दिया था कि जीए में मैं पर डे अगर कुछ भी टॉपिक मुझे क्लियर करना है, मैथ्स करना है, रीजनिंग करनी है, कुछ भी करना है, उससे पहले न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ना ये मस्ट है। और उसके बाद आप किसी भी ऐप से या कहीं से भी कोई भी आपको जो सोर्स अच्छी लगती हो वहाँ से आप कर सकते हैं। नोट डाउन करिए पहले, डे बाई डे। नोट डाउन की हैबिट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है सर। जैसे आप नोट किया तो एक रिवीजन आपका वहीं हो गया, शॉर्ट रिवीजन। अगर आप उसी इवनिंग में क्विज कोई अटेम्प्ट करते तो सेकंड रिवीजन हो गया वो।
और क्विजेज आप तो आजकल तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत सारी सोर्सेज हैं। तो वीकेंड क्विज भी लगाइए आप, मंथली क्विज लगाइए। और रही बात स्टैटिक की और बैंकिंग की, बैंकिंग को आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। एक बार नोट्स किसी के ले लीजिए जो सोर्स आपको अच्छी लग रही हो, तो बैंकिंग नोट्स आप क्लियर कर लीजिए, बैंकिंग के स्टैटिक क्लियर कर लीजिए। स्टैटिक तो बहुत ज़्यादा बदलाव होता नहीं है स्टैटिक में, तो आप एक बार क्लियर कर लेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। और बैंकिंग में स्टैटिक का रोल क्या रहता है? आजकल का जो सिनेरियो है जीए के अंदर, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें स्टैटिक से जो पूछी जाती हैं वो करंट से रिलेट करते हुए। यस यस सर, बैंक में आपको सब करंट से रिलेट करके ही मिलेगा, चाहे वो बैंकिंग की बात कर लो, चाहे वो स्टैटिक की बात कर लो। और जितेंद्र जी ने आपको बताया कि जीए में इन्होंने 2 बार फुल मार्क्स स्कोर किए हैं जीए में, मींस बहुत बड़ी बात है कि जीए के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करना ये इजी नहीं होता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी जीए को लेके स्ट्रेटजी ये थी, इन्होंने जैसे सुबह करंट अफेयर्स पढ़ा, उसको नोट डाउन किया, शाम को इन्होंने उसी पर बेस्ड क्विजेज लगाई, और उसके बाद में नेक्स्ट जो वीक आया, जब वीकेंड हुआ, तो इन्होंने वीकली क्विजेज लगाई, उसको रिवाइज किया, और फिर मंथली रिवीजन उसका किया। तो इससे वो चीज़ें माइंड में रिटेन रह जाती है, माइंड में बनी रहती है। एग्जाम से पहले आप अपने नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं, जो आप बना रहे हैं डे बाई डे, उनको आप रिवाइज करिए, सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। आप ये नहीं है कि नोट डाउन कर रहे हैं तो एक ही सोर्स अपनाइए, अलग अलग सोर्स अपनाइए। कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे कहीं, कुछ क्वेश्चंस कहीं एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, तो अलग अलग अपनाइए। कोई एक वीडियो कहीं से भी देखिए जो आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों, या बैंकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आप लिखित में नहीं देख सकते कहीं, वो भी क्लियर होते हैं। परफेक्ट। अब टाइम का यूटिलाइज भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स का, तो कहीं भी देख सकते हैं, खाना खाने का, ब्रेकफास्ट के साथ, चाय के साथ, कभी भी देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसके साथ पेन चलाना है। हाँ, रिवीजन के लिए। तो जितेंद्र जी, ये हमने एक एक सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया कि क्वांट को लेके स्ट्रेटजी रही हो, या फिर वो रीजनिंग को लेके हो, हिंदी को लेके हो, जियो को लेके हो, सारी हमने एक यहाँ पर स्ट्रेटजी एक सब्जेक्ट को लेके समझी। अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे आप मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे थे, है ना, और फिर यहाँ पे आपको एग्जामपुर के बारे में कैसे पता चला? हाँ, एग्जामपुर के बारे में जैसे मैं बुक से एक दिन पढ़ रहा था, तो किसी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि हाँ ये बुक, मुझे क्वेश्चन एक सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसने बताया कि हाँ आप ये चैनल पे वीडियो देख, इससे तेरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। मैंने हो सकता है देख लेता हूँ, तो मैंने टाइप किया एग्जामपुर ये टॉपिक वाइज, तो एक वीडियो आई, मैथ का कोई क्वेश्चन था, तो मैंने टॉपिक पर वीडियो देखा, तो कई तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था वहाँ पर। तो मैंने ऐसे ही, फिर मैंने कहीं भी फंसता था तो मैं वीडियो देख लेता था शॉर्ट। परफेक्ट। तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि सारे बुक के फॉर्मूले से आप सॉल्व करिए, आप शॉर्ट ट्रिक देखिए। ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो से वाली वही अपनाइए जो आपको अच्छी लगती हो। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तो आप खुद की भी ट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये मेरा मोटिव रहा सर। हाँ। ये इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जैसे अभी हमने बात करी, चाहे वो सभी सब्जेक्ट को लेके स्ट्रेटजी थी, तो एक कंप्यूटर मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो उसके लिए कोई भी एक बुक्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप सफिशिएंट आप क्लियर कर जाएंगे। सफिशिएंट मोड में, ठीक है। कंप्यूटर को लेके भी आपने एक बुक से तैयारी करी। हाँ। और कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस रहते हैं एब्रीविएशन से ही रहते हैं, वो भी करंट से रिलेट बेसिक नॉलेज रहेंगे, बेसिक नॉलेज और करंट से रिलेट करता है। उसमें करंट मान सकते हैं, लेकिन जो वो तो कभी चेंज होता ही नहीं। हाँ, कंप्यूटर का हार्डवेयर है तो उसमें कुछ चेंज होना नहीं है आपका। हाँ। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में तो वही है, बेसिक्स है। आप बेसिक्स अगर कोई भी आपने सर्टिफिकेट कोर्स भी किया होगा तब भी आप बहुत अच्छा कर जाएंगे कंप्यूटर। परफेक्ट। तो ये तो स्ट्रेटजी की बात हो जी सर। एक बार आप फैमिली का रिएक्शन क्या था जब, जैसे एक होता है ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली से जब हम जाते हैं और सिलेक्शन ले लें, पापा खेत पे हो या घर पे हो, घर वालों को जब हम बताएं कि आज तो सिलेक्शन हो गया, तो उस टाइम रिएक्शन फैमिली का क्या था? जैसे रिजल्ट वाला दिन जब आया, 1 जनवरी को IPS RRB रिजल्ट आप डिक्लेयर करता है, तो कोई फैमिली में एक डेथ हो गई थी उसी दिन, हम उसी में लगे हुए थे। तो एक दोस्त के पास मेरा रोल नंबर था और उसने सब कुछ डेटा मेरा उसके पास था,
तो मैंने देखा ही नहीं रिजल्ट, उसी में लगे हुए थे। तो 1 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आता है वहाँ से, अरे कॉन्ग्रेचुलेसन्स ब्रदर ऐसे करके, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मैंने ठीक है भाई थैंक यू, मैंने इतनी बात की, मैंने कट कर दिया। फिर हम लोग घर आते हैं, जैसे सभी वहाँ जाते हैं उनको लगाने के लिए टीका। घर आए तो घर पे मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने पहले सबको फ्री होने दीजिए, फ्रेश हो जाएंगे तभी मैं बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा उसने नहीं कि सेलिब्रेट किया हो, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाया मैं उसको। हाँ, वो एक कंडीशन ऐसी आ गई थी कि आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए। बस रिएक्शन जो आया सबसे अच्छा लगा मुझे, पापा जी मम्मी जी बहुत खुश हुई उस दिन कि हाँ आखिरकार तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। तो उसके बाद में आपने अभी भी आपकी, जैसे आपने बताया कि अभी भी करंट अफेयर से डेली आप अपडेट रहते हैं, आगे आपका इसके अलावा और कोई, जैसे पीओ के अलावा आप आरबीआई वगैरह या फिर और कहीं भी ट्राई करते हैं? आप आज अभी भी फॉर्म डालते हैं या फिर आपने वो एक बंद कर दिया, केवल आप पढ़ाई करते हैं आप उसमें? मैं पढ़ाई करता हूँ, फॉर्म नहीं डालते। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक जॉब लगने के बाद में फॉर्म न डालना और पढ़ते रहना ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसको जितेंद्र जी मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब कोई बच्चा, जैसे अलीगढ़ से आप एक गांव से हैं और उस गांव में मतलब वो साधन मुहैया नहीं थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूट्यूब से प्रिपरेशन करी और बढ़िया तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाई और फॉलो किया उसको। और आफ्टर ये एक लोअर फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से हम बोल सकते हैं कि वहां से निकल कर और आज ये पीओ तक की जर्नी आपकी रही। पीओ भी रहा, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग फेलियर्स भी काफ़ी दिखाता है आपको। अच्छा, फेलियर्स इतने दिखाता है कि आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप मोर देन 6 मंथ तक आप कोई भी आप रिक्रूटमेंट डिक्लिंग वो कर देते हैं क्लियर, किसी की भी रिक्रूटमेंट हो, जैसे एसबीआई ने निकाला तो 6 मंथ के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। आईपीएस निकालेगा तो 6 to 7 मंथ लास्ट आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी फेलियर आप देखेंगे उसी फेज़ में। तो फेलियर्स भी काफ़ी देखें, कभी जैसे प्रीलिम क्लियर नहीं होते थे शुरुआत में, जैसे फर्स्ट मेरा प्रीलिम क्लियर हुआ तो मैंने घर पे बताया, घर वालों ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तो उसके बाद फिर वो बार बार प्रेशराइज किया, हाँ क्या हुआ उसमें, क्या हुआ, कब जा रहा है, कब जा रहा है। तो ऐसा होता है कि आप ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में अपना वो खो बैठने के, कॉन्फिडेंस लेवल गिरना नहीं चाहिए आपको, तो उसको बनाए रखें। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल ना गिर पाए आपका, इसके लिए एक कोई भी मोटिवेशनल कोर्स वीडियोस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भी देख सकते हैं आप। ज़्यादा मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में या कुछ भी करने में तो आप कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अभी जस्ट आपने बताया कि फेलियर की बात आई, तो आपने बाकी बैंकिंग के फॉर्म भी फिल किए होंगे, तो उसमें जब आपको फेलियर आया तो आपने मोटिवेशनल थॉट्स का सहारा लिया उससे निकलने के लिए। और लगभग आप कितने बार इसमें फेल रहे होंगे? मोर देन 10 टाइम्स, लगभग 10 बार जो है इन्होंने फेलियर को फेस किया है। और उसके बाद में जितेंद्र जी पीओ बन के बैठे हैं। सिलेक्शन भी उसके हुआ, जैसे मेरा ये फर्स्ट रिजल्ट यही आया था आईपीएस का, आरआरबी का, उसके जस्ट 15 डेज आफ्टर एलआईसी का रिजल्ट आया। एलआईसी में मैं सेलेक्ट हुआ, वहाँ का डीवी करा के मैं आ रहा था वापस, तो डीवी रास्ते में ट्रेन स्टेशन पे रिजल्ट आया, पापा जी साथ में थे, पापा जी ये भी हो गया, अरे अब क्या करेगा। तो उसके 15 या 20 दिन बाद एसबीआई की वेटिंग एक क्लियर होती है क्लियर की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मतलब जितेंद्र जी ये कहना चाहते हैं कि इनका आरआरबी पीओ हुआ, उसके बाद में आपका एलआईसी भी हुआ, उसके बाद में आपका एसबीआई क्लर्क भी हुआ। मतलब केवल पीओ तक ही जर्नी नहीं रही, स्टार्टिंग में इन्होंने 10 बार फेलियर देखे, 10 बार इन्होंने अपने आप को संभाला और मोटिवेशन बनाए रखा, और उसके बाद में धीरे धीरे फिर सिलेक्शन होते गए, वो एसबीआई एलआईसी में भी हुआ। और वो चूज करना बड़ा मुश्किल हो गया किसको ज्वाइन करें, वहाँ डीबी करा चुके थे, तो मैंने सोचा कि ये दोनों तो वैसे ही क्लरिकल कैडर में हैं, तो मैंने ऑफिसर के साथ ज़्यादा जाना पसंद किया कि मैं ऑफिसर के साथ ही जाऊँगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ना चुन के मैंने कैडर को चुना। परफेक्ट। तो मतलब आपके पहले तो फेलियर आते गए, बाद में आपको सक्सेस मिली, तो 3 सिलेक्शन हुए, उसमें से आपने आरआरबी पीओ को चूज किया। तो एक सवाल और, जैसे अभी आप करेंटली वर्किंग हैं, तो एक
बट इनको मोटिवेशन के तौर पे या कि स्टार्टिंग जो होती है पीओ की, तो वो सैलरी की शुरुआत कितने से होती है? सैलरी जैसे कि अभी तो वाइपर डेट के बाद सैलरी काफ़ी अच्छी हो गई है स्केल 1 ऑफिसर के लिए। जैसे आपकी बेसिक से स्टार्ट होंगी 36,000 से। ओके। अप्रोक्स आपको 50,000 इन हैंड आपको मिलने वाला है ऑफिसर स्केल 1 में ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग के तुरंत बाद 50,000 मिलने वाला है अप्रोक्स। बढ़िया, बहुत ही हैंडसम सैलरी है, कम कहीं से भी नहीं है, नेशनलाइज से भी कहीं से भी कुछ नहीं है। सुविधाएं भी मिलती हैं लेकिन आरआरबी के हिसाब से मिलती हैं, कुछ कटौतियां कर दी जाती हैं नेशनलाइजेशन से। ओके। जैसे एक और आपसे क्वेश्चन रहेगा जितेंद्र जी, एक होता है कि वर्किंग कल्चर को लेके कि लोग आईबीपीएस की जो बैंकिंग जितनी भी होती हैं बैंक्स, उनमें जाना उसमें जाना प्रेफरेंस देते हैं, और एसबीआई में एज अ क्लर्क को जाना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपैरिजन टू पीओ। लेकिन आपने एसबीआई को छोड़ के पीओ चूज़ किया, तो एक वर्किंग कल्चर वहाँ का क्या रहता है, और वो सब चीज़ें आप, क्योंकि वहाँ पे करेंटली जो अभी तक मैं जॉब कर रहा हूँ तो बहुत ही शानदार अनुभव रहा है मेरा। तो वर्किंग कल्चर एकदम स्मूथली चलता है, सब कुछ नहीं, बहुत ही फ्रेंडली लोग रहते हैं। वहीं अगर कंपेयर किया जाए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ एज अ थर्ड पार्टी, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। जैसे किसी ने मुझे सुझाव दिया कि अरे यार आपके यहाँ तो ऐसा चल रहा है, वहाँ उतना फ्रेंडली वो कल्चर है नहीं। ओके। हाँ, वर्कलोड भी थोड़ा सा, वर्कलोड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब भी आरआरबी खड़ी हैं एकदम नेशनलाइज के बराबर में। सारे आप जो सर्विस वो दे रही हैं, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रही है नेशनलाइज, वो आरआरबी के थ्रू भी हो रहा है। परफेक्ट। तो ओवरऑल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जितेंद्र जी कि आपने इतना, आपकी सर इतना गाइडेंस रहा है, आप लोगों का सबका आशीर्वाद है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं कि एक इस कंडीशन से निकलकर आप यहाँ तक पहुँचे। आपने इस जर्नी को किस तरीके से पूरा जितेंद्र जी ने बताया, चाहे वो एक छोटी सी फैमिली से लेके कैसे उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी, यूट्यूब से स्टार्ट करी, फिर उसके बाद में उन्होंने कैसे कैसे सब्जेक्ट को हैंडल किया, एक एक सब्जेक्ट को, और उसके बाद में वो जब पीओ बने तो जब उनका रिजल्ट आया, मतलब उससे पहले भी उन्होंने फेल्योर्स देखे, फेल्योर्स में इन्होंने 10 बार जो है ये फेल हुए, लेकिन उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो उस टाइम ऐसी चीज़ें हो गई फैमिली में कि वो खुशी नहीं, एक वो नहीं मिल पाई कि फेस एक्सप्रेशन जो मदर फादर के होते हैं, लेकिन हालांकि एक वो खुशी अलग होती है। तो वो सिचुएशन भी ये बहुत अच्छे से फेस नहीं कर पाए, लेकिन उसके 15 दिन के बाद में जो 2 रिजल्ट और आए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा माहौल रहा होगा, है ना। तो उसके बाद में जैसे अगर मैं बात करूँ, इन्होंने पीओ को चूज करना ज़्यादा बेटर समझा कंपैरिजन टू क्लर्क और एसबीआई को, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें भी एक फेल्योर से निकलना, फिर उसके बाद में सिलेक्शन होके फिर एक अच्छी पोस्ट चूज करना, अपनी एक अपना फ्यूचर चूज करना, ये भी एक डिफिकल्ट काम है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें भी जितेंद्र जी ने पीओ को चूज किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अब जो है मेरी आपके आने वाली फ्यूचर के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहें, बहुत आगे बढ़ें। तो आज के सेशन को फिर इसी के साथ मैं सर एक मैसेज देना चाहूँगा जी। जैसे कि फेलियर्स तो आप देखते ही हैं, कोई भी स्टूडेंट्स है या कुछ भी है, कोई भी है, इवन एसएससी बैंक कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तब फेलियर से घबराएं नहीं। फेलियर से आपको कुछ न कुछ सिखाएगा, हर फेलियर से आपको कुछ न कुछ नया सिखाएगा, और आप मंजिल के उतने ही करीब जाएंगे। इसलिए आप कंटिन्यू करते रहें, प्रिपरेशन कभी थके नहीं, हारे नहीं, और कंटिन्यू प्रिपरेशन रहेगी तभी आप सक्सेस की ओर जाएंगे। ब्रेक ना करें किसी भी कंडीशन में। बहुत सही। चलिए, तो फिर इसी के साथ में जितेंद्र इस सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, और आप जल्दी सिलेक्शन लीजिए, और आपका फिर हम यहाँ पर आपको बुला के एक इंटरव्यू ऐसे ही कराएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।